अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। 2 रोज पहले मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय एहलकारों की बस पर खुदकुश कार बम हमला किया गया। भारत ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए बगैर किसी तहकीक के सारा इल्जाम पाकिस्तान के सर कर दिया है। इस पर अब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पुलवामा हमले का फायदा मोदी को पहुंचता है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और हार रहे हैं। इस वक्त ये जाहिर होता है कि वो बेसब्र हैं और किसी भी किस्म का तनाजा खड़ा हो जाएगा और सब जंगी जुनून में मुब्तला हो जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पुलवामा हमला मोदी किस्म का तनाजा खड़ा करने के लिए बेसब्र हैं फवाद चौधरी। क्या वजीर इत्तलात का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे बेनजीर की तरफ। बेनजीर, अब कल से भारत की तरफ से भी एक्सट्रीम बयानात का सिलसिला जारी है। अब पाकिस्तान का जो रिएक्शन आ रहा है, खासतौर पे वजीर इत्तलात का जो बयान है, आप कैसे देख रही हैं इसको? नहीं देखें, अब सर ये जो ये जो हमला इस पर हुआ है, ये एक तो मुझे तो वैसे लगता है कि फवाद चौधरी साहब सही बिल्कुल कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है ये उरी जो 2016 में जो अटैक हुआ था उससे एक तो ये बहुत बड़ा हमला है। इसमें इनके कोई 40 जवान हैं जो हलाक हुए हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा हमला है। दूसरी चीज़ तो इन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, आवाम का भी है और मीडिया का भी है। दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने भी कहा और आप भी कह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो इनके मई में है। अभी इनके जो नवंबर में अभी इलेक्शन हुए थे 5 स्टेट में, उसमें बीजेपी एक स्टेट भी नहीं जीता, तो बीजेपी के अभी काफ़ी बुरे हालात हैं इलेक्शन से पहले। तो एक तो ये रीज़न हो गया। तीसरा जो आज हुआ है वो ये कि इनको एक तो सपोर्ट बहुत मिल रही है कुछ दूसरे ममालिक से, जैसे अमेरिका से। आज आपने माइक पॉम्पे का भी ट्वीट देखा होगा, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी एक तरह से इंकरेजमेंट मिल रही है इंडिया को, इस जो उनका मौक़िफ़ है। तो इस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो वो जितनी भी सियासत कर सकती है मोदी सरकार, वो करेगी इसके ऊपर जितना भी वो कर सकते हैं। अब उनके पास तीसरी चीज़ जो इसमें ये चीज़ है कि कश्मीर की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो मोदी की रही है, वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। उनके अपने जो सहाफ़ी हैं वो ये लिख रहे हैं कि अभी देखें, एक रेप की एलिगेशन थी पिछले साल भी, वो एक बच्ची थी 8 साल की, उसके ऊपर वो इतना बड़ा वो इशू बना था। उससे पहले भी 2009 में भी। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें कश्मीर में होती जा रही हैं और उनके अपने सहाफ़ी लिख रहे हैं कि उनके नौजवान जो हैं कश्मीर के, वो फिर से बंदूक उठा रहे हैं, वो फिर से एक लहर शुरू हो रही है। तो वहाँ पे एक आउटरेज है, गुस्सा है, जिसका बिल्कुल जो है। पाई जाती लेकिन है एक चीज़ मैं इसमें भारतीय सिर्फ मीडिया में भी। ये सियासत इसलिए भी मोदी करेंगे इसलिए क्योंकि अभी तक उनके पास एविडेंस तो कोई है नहीं। अगर होता तो वो अभी तक दे चुके होते कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। उरी में भी आप देखें यही हुआ था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इससे मुलव्वस है। उस वक्त तब भी उन्होंने कहा था कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे है। और उरी कब हुआ था? 2016 में। तब से 3 साल हो गए, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि पाकिस्तान, कोई सॉलिड सबूत नहीं दिया कि पाकिस्तान जो था मुलव्वस था या दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान से आए। तो उनके पास, बल्कि ये जो अभी दहशतगर्द था इसकी इंडियन सिटीजनशिप थी, ना तो उसकी कोई पाकिस्तानी थी ना किसी और मुल्क की थी। इंडियन वो सिटीजन है, वो उनकी अपनी मीडिया ये बता रही है। तो उनके पास एविडेंस तो कोई है नहीं, तो सियासत तो उस पर वो करेंगे और प्रेशर बेबुनियाद इल्जामात इसी तरीके से दिए जा रहे हैं और सियासत की जा रही है इस मामले पर। इरशाद भट्टी साहब, ये भारत में इलेक्शन वाला अंसर कितना ज्यादा नजर आता है? क्योंकि हमले के फौरी बाद मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी रखते हुए महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने खूब इसके ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने इसके ऊपर भी काफी बातचीत की। तो इलेक्शन कैंपेन में अब मोदी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, मुझे भी फवाद चौधरी साहब का ने जो कहा वो सही लग रहा है, क्योंकि मोदी को इसका फ़ायदा मोदी को ही पहुंचेगा। और दूसरी बात है, वो इस वक्त तक लग रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं। अगला जो आने वाला इलेक्शन है 3 रियासतों में वो हार चुके हैं अभी माजी करीब में। और उसके बाद जो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है, उसके बाद उन पर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया है। और दूसरी बात है कि ये जिस तरह इसको पुलवामा के हमले को मोदी ने पाकिस्तान को झांसी में जो उन्होंने जलसे से खिताब किया, पाकिस्तान को खुली धमकियां दी, हमले की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी, मैंने फ़ौज को आज़ादी दे दी है, भारत पाकिस्तान को तबाह करने के ख्वाब देखना छोड़ दे, हाई कमिश्नर को फ़ौरन वापस बुला लेना, दिल्ली में इंतहा पसंदों का पाकिस्तान हाई कमीशन का घिराव, दिल्ली और जम्मू में मुसलमानों पर हमले, घर और गाड़ियाँ नजर आतिश, फिर भारत का जो राई का पहाड़ बनाना, कोशिश करना, यानी क्या कि पाकिस्तान का पसंदीदा मुल्क का दर्जा ख़त्म कर दो, भारतीय वज़ीरों के ऊपर तले बयानात इश्तियाल अंगेज़, और फिर भारतीय मीडिया जो बीजेपी के साथ है उनकी इश्तियाल अंगेज़ी। तो ये सारा हो रहा है पुलवामा हमले के 2 दिन के बाद।
यानी ना तहकीक हुई, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह कि ये सब पाकिस्तान ने कराया और ये सब हो रहा है। और हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने जो कल कहा, आपने देखा कि उन्होंने कल कहा था कि बंदूक छोड़ दो, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, कश्मीरियों को इन्वॉल्व करो बातचीत में। आज मकबूजा वादी के गवर्नर ने सत्यापाल ने कहा है कि मकामी नौजवान फ़िदाईन बन चुके हैं, हमला हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है। और हमलावर जो आदिल लड़का है, उसके वालिद कह रहे हैं कि वो 3 साल पहले भारतीय फौजियों के तशद्दुद के बाद खुदकुश हमलावर बना है। अब ये सारे मामलात उनके सामने हैं, लिहाजा मुझे तो ये मोदी सरकार का अपना ड्रामा लगता है। इन्हें ताज़ा नफरत चाहिए थी अपनी गिरती साख और अगले इलेक्शन के लिए, और मोदी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस मामले को बड़ा बनाकर कन्वर्ट कर सकें इलेक्शन में, और वो जो इससे भी ज्यादा आप समझते हैं कि इसको बढ़ाया जाएगा उनकी तरफ से, कोशिश यही होगी उनकी, नफरत बेच सके। ठीक, सही। महमल, 2 दिन में बगैर किसी तहकीक के इतनी सारी बेबुनियाद बातें भारत की तरफ से कर दी गई हैं, लेकिन अमेरिका माइक पॉम्पेयो के जिस बयान का बेनज़ीर हवाला दे रही थी, वो क्यों हिमायत में सामने आ गया? अभी तक तो इस बारे में कोई वजाहत भी सामने नहीं आई इस हमले के हवाले से। देखिए, अब से पहले तो मैं इसमें हाँ का ही ऑप्शन लूँगी, और लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि ये मेरी, क्योंकि मैं भारत के सियासत के ऊपर नज़र भी रखती हूँ और मेरी उनके भारतीय सहाफ़ियों से भी बातचीत होती रहती है, मोदी जो है वो इलेक्शन हार नहीं रहे। ये इवन इस अटैक से पहले भी जो बात की जा रही थी वो ये कि इलेक्शन हारेंगे नहीं, लेकिन उनकी एक वीक गवर्नमेंट होगी और कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे आएगी। जो 2014 में जिस तरह हुआ था वैसा नहीं होगा, उस तरह की मेजॉरिटी नहीं इनको मिलेगी मोदी को। लेकिन इस अटैक के बाद ये हो सकता है कि एक्चुअली मोदी का जो एक एंटी मुस्लिम रेटरिक है और उनका एक एंटी पाकिस्तान जो रेटरिक है, उससे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा इलेक्शनों के अंदर। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मुझे तशवीशनाक लग रही है वो ये है कि अगर मोदी सरकार अब करेगी क्या, हमें नहीं पता। इंडिया इस वक्त उनका रिएक्शन किस तरीके से आएगा ऑफिशियली। वैसे आज उनकी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान इस किस्म की, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर क्रॉस द बॉर्डर से जो टेरर अटैक्स को वो मिलता है, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बात की। दूसरा, आप अमेरिका के उसके ऊपर आ जाए। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान मस्ट नॉट प्रोवाइड सेफ हेवंस टू टेररिस्ट। अब वो इस वजह से कर रहे हैं, कल भी मैंने बात की थी कि जो मसूद अजहर इधर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बेस्ड है और जैश ए मोहम्मद ने फ़ौरन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली, तो वो इस वजह से भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा सिवाय ये कुछ बातों के आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको इस वक्त हमारी अफगानिस्तान में ज़रूरत है, अफगानिस्तान में जो निगोसिएशंस हो रही है। लेकिन मैं देखें एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगी कि बिल्कुल कश्मीर के अंदर, और ये बात सच है कि ये भारतीय सहाफ़ी भी कह रहे हैं, भारतीय मीडिया में भी कई लोग ये बात कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में मोदी गवर्नमेंट की जो दिल्ली की पॉलिसी कश्मीर के अंदर रही है, उसकी वजह से कश्मीर के नौजवानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस वजह से वो मिलिटेंसी की तरफ भी जा रहे हैं। और वो जो स्टोन पेल्टर्स और वो जो सारा चीज़ था वो भी इसी वजह से शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय अखबारात में भी इन ख्यालात का इजहार किया गया है, भारत ने ही रिपोर्ट किया है। लेकिन मेरा इसमें जो एक चीज़ है, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने जियो से ही बात करते हुए म्यूनिख से उन्होंने ये बात की कि अगर इंडिया हमें एक्शनेबल एविडेंस प्रोवाइड करेगा तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। कोई हमें ऐसी इंटेलिजेंस कि पाकिस्तान से ताने बाने बनते हो तो हम ज़रूर इसके ऊपर आएंगे। लेकिन मेरा इसके अंदर ये है कि देखिए बात यह कि पाकिस्तान और इंडिया को, मेरे ख्याल में जिस किस्म की जो बातचीत चल रही है, इस तरह नहीं, कश्मीरियों से बात करने की बहुत जरूरत है। देखिए इन दो ममालिक के दरमियान जब भी कुछ होता है तो कश्मीरी सफर करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम भी कश्मीर के लिए इतनी आवाज उठाते हैं, इंडिया भी उतना ही बोलता है। तो भाई कश्मीरियों की तो सुन लो। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें बातचीत की जरूरत है और ये गुस्से में बातचीत कश्मीरियों से करने की जरूरत है इस मामले पर। ठीक, हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। आपके ख्याल में वजीर इत्तलात का बयान दुरुस्त है? मजहर अब्बास साहब, भारत की तरफ से ऑफिशियल अभी तक क्योंकि कोई इस पर मौकिफ नहीं आया, तो किस किस्म का रिएक्शन सामने आ सकता है? और जो अमेरिका के हवाले से कह रही हैं महमल कि अमेरिका बातचीत से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, एक पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान का मामला है इस वक्त अमेरिका का, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, ऑप्शन तो मैं भी हाँ का लूँगा। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो कश्मीर की स्ट्रगल है वो पिछले 1 साल में, इस तरह कल भी बात हुई थी कि दुनिया में अब ये एक इंतफादा की तहरीक समझी जा रही है और उसमें जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही हैं उसको दुनिया बहुत तशवीश की निगाह से देख रही है। और वहाँ एक्सेस भी नहीं है, ना इंटरनेशनल मीडिया को है, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ को उधर एक्सेस है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भारत इस पूरे केस में अगर देख लें और कोई भी भारतीय मीडिया रैशनल अंदाज में अगर इसको देखे
तो इसके बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं किसी भी लिहाज से। यानी पाकिस्तान का जो एक गुडविल जेस्चर है, करतारपुर में देख लें, उससे पहले इवन नवाज शरीफ के पीरियड में देख लें, उससे पहले चले जाएं परवेज़ मुशर्रफ के पीरियड में देख लें, पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो या सिविलियन हो, उसका जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स इंडिया हमेशा नेगोशिएशंस का रहा है। और हमने नेगोशिएशंस की बात की है और आगे बढ़कर बात की है, इस तरह की बात नहीं की है। ना ही पाकिस्तान के इलेक्शन में कभी भी इंडिया को इशू रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कश्मीर की फ्रीडम फाइटर्स की जो स्ट्रगल है फ्रीडम, उसको सबोटाज करने के लिए और दुनिया को ये बावर कराने के लिए कि ये दहशतगर्दों की तहरीक है, ये गालिबन भारत दुनिया को ये बावर करा रहा है। और जैश मोहम्मद को इसीलिए पिक किया गया है। देखिए, जैश मोहम्मद और दूसरे ग्रुप्स के कई स्प्लिंटर ग्रुप्स भी हैं उसके अंदर। और मुझे फिर, जिस तरह मैंने कल कहा था, मुझे ये पाकिस्तान मुखालिफ किसी ग्रुप की कार्रवाई कर रही लग रही है, जिसमें एक तरफ कश्मीर की जो गैर मुसल्लह जद्दोजहद है उसको सबोटाज करना है और दूसरी तरफ बीजेपी को फायदा पहुंचवाना है। सही, यही दो रीजंस हैं। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, कश्मीर में तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की ये कोशिश है, इसको कहा जा सकता है? मेरे बारे में यहाँ से एयर हुआ कि मोदी का तर्जमान, यहाँ एक हमारे साथी ने ये बात कही थी और जाहिर है कि ये बात सुनते ही मोदी के तर्जमान एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे कहना मेरे लिए माँ की गाली से बड़ी चीज़ है। ये जो है इस तरह की बात मेरे लिए सुनना, मोदी हो या कोई इंडियन कांग्रेस लीडरशिप हो, मेरे अंदर उनके लिए बिल्कुल इतनी नफरत है कि मैं देख चुका हूं कि हमारे साथ क्या हो चुका है मशरक़ी पाकिस्तान में और 70 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है। जब ये कहा गया तो मैंने एक रद्द-ए-अमल दिया था। मैं बता रहा हूं कि मोदी के ऊपर भी मैं 1000 लानत भेजता हूं और जिसने ये बात की है मैं उस पर भी लानत भेजता हूं। उस वक्त मेरा रद्द-ए-अमल जो था वो सिर्फ उस बात की वजह से था कि मैं भिना और गया इस था। तरह की बातों पे, इस तरह की कमेंट्स से बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। न्याय साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब सब मेरी बात प्लीज कर ले। उसमें जिसकी बात है उस वक्त मैंने रिएक्ट किया था, जो हो सकता है कि नागवार गुजरा हो, कि हमने इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, पता नहीं क्या क्या है, उसको घसीट के ले आए। इतना अहम टॉपिक था। उसमें दो चीजें थी कि या हम जाहिल हैं या हम बदनीयत हैं, कि इस टॉपिक का किसी चीज से ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमारे पास एक प्रोग्राम होता है कि हमने ये मिसाला जरूर डालना है, हमने अपने आप को गाली गलौज देनी है। आज हम पुलवामा को डिस्कस कर रहे हैं और मैं गाली देना शुरू करूं इमरान खान को या जरदारी को या नवाज शरीफ को, तो क्या मैं पाकिस्तान के हमदर्दी कर रहा हूं? इसका मतलब दो ही है, या मैं जाहिल हूं, जो टॉपिक है उसकी अहमियत से आगाह नहीं हूं, या मैं बदनीयत हूं, मेरी नीयतों में फतूर है। इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि ये बात बड़ी ज्यादती की है। अब मेरी बात से सिर्फ जवाब ले ले मुख्तसर सा जी जी। ये बात जो मोदी कर रहा है, हम मोदी को बिल्कुल फौज 24 साल में जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। जो आज शामिद कुरैशी साहब ने कहा है, मुझे बड़ा दिल खुश कर दिया कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जर्मनी में उनके बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जामे जवाब दिया है। ये बात मोदी तक मुनहसर नहीं है। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्या किया था, उसके बाद नेहरू ने क्या किया था? उसने कहा था दो कौमी नजरिया को मैंने बहिर में फेंक दिया है। क्या हम भूल सकते हैं जो 71 में इंडिया ने किया? कौन सा लीडर है, कांग्रेस हो मोदी हो, पाकिस्तान के बारे में ये यकसू हैं, मेक नो मिस्टेक। लेकिन जो कुछ ने किया, कश्मीर की आजादी को ये नहीं खत्म कर सकते इस तहरीक को। हमारे लीडरों का तो रोना यह है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे 1.5 से 2 साल पहले और सारे लीडर गए, बिलावल भी, इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी। मजाल है किसी एक ने भी कश्मीर के बारे में जिक्र किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगी हुई थी। उस वक्त मैं कहता था कि यार ये सारे जा रहे हैं और क्यों नहीं वहां कश्मीर की बात करते। हमारे यहां तो, और जैसे मजहर साहब ने कहा कि इंडिया के अंदर तो एक रेटरिक होता है पिछले 70 साल से हर इलेक्शन के अंदर, कश्मीर अटोट अंग है, कश्मीर फलाना है। हमें तो आज तक नहीं याद कराया गया कि कश्मीर हमारी शरहद है। और ये हमें हमारा फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बता गए थे कि ये हमारी शरहद है। और इन्होंने जब भी मौका मिला इन्होंने इसको
बिल्कुल मदर साहब की बात की तारीफ करता हूं कि सबटैच करने के लेकिन लिए न्याजी साहब, इन्होंने ये घिनौना खेल खेला पाकिस्तान इंडिया हर ने। फोरम पर तो ये मामला उठाता रहा है ना, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है नहीं कि जी, हम आलमी उसमें- मैं अदालतें ये भी नहीं कहता हूं, मैं इंसाफ भी बिल्कुल इसके ये नहीं ऊपर। कहता। मैंने आपको चंद बातें की हैं कि कब पिछले साल कश्मीर में आग लगी हुई थी, इन्होंने वहां नहीं किया, लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक। नवाज शरीफ ने पिछले देर साल आयत दुरुस्त आयत, बहुत आपके ख्याल में? खूबसूरती से हाँ, कश्मीर का ऑप्शन मसला आप ले रहे हैं। उठाया और वो इंडिया बहुत सोचता था कि यहाँ टेररिज्म डिस्कस होगी, हम उसके मुकाबले में नैरेटिव लाएंगे, उन्होंने उसको नहीं किया। बाकी ये है कि मेरा इतना ही बस। ठीक जी शाह साहब। जी जी मैं कल के प्रोग्राम के हवाले से लगता है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ज़ाहिर मेरे अलावा कौन कर सकता है इस तरह की बात। तो लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, काबिल एहतराम हैं, मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में हमेशा ये कहा है कि नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हो, मेरे इख्तलाफात उनसे हैं, नज़रियात ख्याल के इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात, लेकिन मैंने कभी भी हमेशा अल्लाह के फजल से मेरा ये बिलीव है कि ये सारे मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। मैंने कभी गद्दारी के फतवे या मज़हब पे कोई फतवा नहीं दिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं बड़े भाई की हैसियत से उनसे माफ़ी मांगता हूँ, माजरत चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, वो एक कन्वर्सेशन में तर्जमानी, वो मेरा मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि वो तर्जमानी हो रही है, वो तर्जमानी हो रही है। और नियाज़ी साहब कबूल कर लें माफी। साहिब ये इनके दिल में जितनी वतन की मोहब्बत है, इनके दिल में जितनी वतन की मोहब्बत है, मैं ये अपने यकीन से कहता हूँ, हो सकता है मेरे दिल में उतनी ना हो। और ये साहिब इल्म आदमी हैं और अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। मेरे इनसे हमेशा इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन ऐसी बात मैं कभी भी नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे यहीं पे। इस सवाल के जवाब में तमाम तज्जियाकारों ने वाज़ेह हाँ का ऑप्शन लिया है। एक और अहम इशू है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुमेरात को 2 नैब रेफरेंसेज में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। ताहम लाहौर के कोर्ट लखपत जेल हुकाम की जानिब से रिहाई का हुक्मनामा इस्लामाबाद पहुंचने में ताखीर के बायस शहबाज शरीफ को जुमे की शब रिहा किया गया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई से उनके खिलाफ होने वाली साजिश बेनकाब हो गई है। उनका मजीद कहना था कि इस साजिश का मकसद शहबाज शरीफ और पूरी अपोजिशन को दबाव में रखना था ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से होगा। शहबाज शरीफ की साजिश बेनकाब, साजिश का मकसद शहबाज शरीफ और अपोजिशन को दबाव में रखना था। एहसन इकबाल, क्या एहसन इकबाल का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ चलेंगे। नियाज़ी साहब, इस चीज़ पे बहुत बहस होती रही है इन गिरफ्तारियों के दौर में भी, और जब ज़ेर हिरासत थे शहबाज शरीफ साहब तब भी अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही है। अब एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं वो आपको दुरुस्त लग रही है बात? इब्सा, आज नैब ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। केपी में एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर, जिसको पता नहीं केपी गवर्नमेंट या इमरान खान की हुकूमत किस मोहब्बत से, मेहनत से या तगोदो से पाकिस्तान वापस लाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर समद साहब, उनको ना सिर्फ ह्यूमिलिएट किया है बल्कि उनको वो बड़े बुरे तरीके से लेकर, मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई सैनिटी है, ये कि हो क्या रहा है। इस नैब के ऊपर तो जो बंदा जो बात भी कहता है, मैं तो उसके ऊपर आंखें बंद करके मोहरे तस्दीक सब्त करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। मैंने एक ही दफ़ा ज़िंदगी में बड़े अरसे अलीम खान की सपोर्ट की होगी, ये परसों आप ही के प्रोग्राम में इसी नैब के ऊपर, क्योंकि अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं रही कि जो मुझे सिर्फ ये है कि कम से कम इमरान खान को और उनको भी पता चलना शुरू हो गया है कि भाई ये जो बात थी, उधर आपने जो पूरी स्टोरी घड़े रखी और आपने किसी का माल बेचा, बनाया मार्केट में रेडीमेड, वो माल जो है वो पता चल गया कि जब आपकी तरफ से आया तो इसके अंदर हकीकतें कुछ और भी हैं। चुनाचे मुझे तो अब्दुल समद का आज बड़ा धचका लगा हुआ है और इसकी वजह से मैं कहूँगा कि एहसन साहब जो कुछ कह रहे हैं, ये साजिश जो है ज़ाहिर है नैब ने की होगी। और नैब के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसकी कुछ सेंस बने या ना बने। बज़ाहिर शायद आम आदमी को और होता तो मैं कहता कि एहसन इकबाल साहब क्यों हर जगह साजिशें की बूट ढूंढ रहे हो। और आज मेरा ख्याल है कि नैब का चेयरमैन भी अपॉलोजेटिक था, लेकिन क्राइसिस सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर
जो बंदे जो है नैब से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं या नैब को ज़ेर इस्तेमाल लाते हैं या नैब की पूरे जब उनकी मैनेजमेंट है कोई भी है, काश उनके ऊपर भी इसी असूल के तहत अप्लाई होता, कोई किसी तकद्दस के आड़ में ना रहता। हर इदारे में पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट में इन बिल्ट मैकेनिज्म है और नैब जो कुछ कर रही है, मेरा ख्याल है कि आज साद रफीक को वो कोई 50 साल 60 साल बख्तबंद गाड़ी में अब क्या कर रहे हो? क्या आपने सुल्ताना डाकू पकड़ लिया था? ये बताए कि इस मुल्क को कोई बंदा लगता है कि जानते चाहता है और इंटरनल स्ट्राइफ्स और पोलराइजेशन इतनी बढ़ाना चाहता है कि दो मुल्क के शहरी जो है इकट्ठा रहने का तस्वर जो है वो उससे वो मिनहा चुका है, वो अब वो खत्म हो जाए। आगे बढ़ेंगे। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह हवाला दे रहे हैं न्याय साहब, डॉक्टर समद की गिरफ्तारी पर इमरान खान साहब का जो ट्विटर पैगाम भी है बहुत सख्त उनका रद्द अमल है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक हरकत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ऑपोजिशन के हवाले से भी अब उनको अंदाजा हो गया होगा इमरान खान साहब को कि नैब का यही तरीकाकार था जिस पर वो एतराज करते थे? देखिए, जिस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर से जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है उनसे टीवी पर माफ़ी मंगवाई जाए, उस मुल्क में क्या किसी को बताया जाए, क्या किया जाए, ये बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत अमल है। इसमें मेरी दरख्वास्त है चेयरमैन नैब से कि वो जिन्होंने ये किया है उनको कम अज़ कम नैब में रहने का कोई हक़ नहीं है। जितना बड़ा भी, यानी दुख यहाँ ये है कि यहाँ जितने भी सुल्ताना डाकू हैं, जितने भी चाल सुबराज हैं, वो बाइज्जत हैं। और ये अगर किसी प्रोफेसर पे, किसी गरीब आदमी पे, किसी कुछ उस पे लग जाए, हथकड़ियाँ लगा के ले आते हैं। यार ये जुल्म ना करो, या तो सारों को लगाओ या फिर किसी को भी ना लगाओ। दूसरी बात है कि जहाँ तक है ये शबाशी वाली बात, तो मैं मोहतरम एहसन इकबाल साहब से मैं इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये केस एक तो तब का था जब आज की अपोजिशन हुकूमत में थी, फिर शबाशी को गिरफ्तार किया नैब ने, उस नैब ने जिससे पीटीआई भी तंग है, पीपल्स पार्टी भी तंग है, नून लीग भी तंग है, और जो इन तीनों जमातों की नहीं सुन रहा नैब, यानी कहने का मकसद है केस पहले का और नैब किसी की सुन नहीं रहा। मतलब इस साजिश में इमरान खान तो निकल गए इस साजिश से कि उनको तो कोई नहीं होगा। फिर पकड़ा, दूसरी बात पकड़ा कब? जब इलेक्शन हो चुके, इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हो चुके, तब पकड़ने का मतलब, साजिश करने का मतलब है कि बेवक्ती साजिश होगी, ये तो फिर फजूल साजिश होगी। तीसरी बात है शहबाज शरीफ गुड काप है, हमेशा उनके भाई हमेशा मज़ामती रहते हैं, ये हमेशा मफामती रहते हैं। इन्होंने इसी तरह अपना चूरन बेचा है, रातों को मुलाकातें करना, मिलकर चलने की बातें करना। और इस बार तो नवाज शरीफ को समझाने वालों में भी थे कि भाईजान ये इनकलाब की पौड़ी पे कौम को ना चढ़ाएं, सीधा सीधा चले। लिहाजा गुड काप शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश का क्या फायदा, यानी बेवकूफ़ी बड़ी साजिश। चौथी बात है कि अगर ये साजिश थी तो अगर इसमें कोई ताकतवर लोग थे इस साजिश में, तो इनको तो मुशक्कत में डाला जाना चाहिए था, सख्तियां की जानी चाहिए थी। 5 दिन जेल में रहे, 2.25 महीने मिनिस्टर कॉलोनी में फिजियोथेरापियां होती रही, पीएसी की चेयरमैनी अलग मिली। लिहाजा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का बयान वैसे ही है जैसा मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान था कि अलीमा खान को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया चाको, या जैसा मौलाना फजल रहमान का बयान था कि नवाज शरीफ जरदारी को सी पैक की सजा दी जा रही, या जैसा मेरा बयान अब ये ले लें कि मौलाना फजल रहमान को इसलिए हराया गया कि उन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया और एफिल टावर बनाया। तो ये ऐसे ही एक बयान है, इसको ऐसे ऑप्शन आप ले रहे हैं। ठीक महमल, जो बात कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब के नून लीग के गुड कॉप हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनको पकड़ना कुछ साजिश हो सकती थी। ये एहसन इकबाल साहब के बयान को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, अब तक इसमें मैं ऑप्शन कोई नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए अपोजिशन पार्टीज़ जो है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कब से कह रही है कि लग ऐसे रहा है कि जिस दिन से ये हुकूमत पावर में आई है, ये 1 पार्टी रूल चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए, नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। जो जितनी भी अपोजिशन लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस खोल कर और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब बेल पर रिहा हुए हैं, अभी एक्विटल उनका नहीं हुआ है।
तो ये जो बात एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, तो देखिए कल को अगर फ़र्ज़ करें उनका एक्विटल भी हो जाता है, फ़र्ज़ करें मियां नवाज शरीफ का भी हो जाता है, तो फिर एक जो बात डील और ढील की चल रही थी, फिर ये उसके अंदर भी वो भी एक तासुर जाता है। तो क्या फिर एहसन इकबाल साहब से पूछा जाए कि क्या वो तासुर फिर ठीक है अगर ये लोग छूट जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है नैब की, अब देखिए साजिश का तो जो एक चीज़ है वो तो एक अलहदा पहलू है, लेकिन नैब के ऊपर अब वाकई ये नियाजी साहब ने ठीक बात की कि पीटीआई को अब समझ आनी शुरू हुई है कि नैब के कवानीन और नैब किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। आपने भी इमरान खान साहब की ट्वीट का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये शर्मनाक हरकत है। लेकिन देखिए ये अगर शर्मनाक हरकत है तो बाकी लोगों को भी जिस तरीके से वो पकड़ते रहे, अब इवन जो शहबाज शरीफ साहब का भी केस था उनके पास निकला कुछ नहीं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं निकला। जब कोर्ट में गया बेल ही उनको इसलिए मिली है कि उन्होंने कहा कि भाई आप किस किस्म का केस कर रहे हैं, कहाँ है एविडेंस, कोई चीज़ तो दें हमें। तो ये जो चीज़ें होते हैं नैब, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि नैब लोगों को पकड़ती पहले है, केस बाद में बनाती है कि कोई अप्रूवर बन जाए, कोई और चीज़ हो जाए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इस हुकूमत को चाहिए कि ऑपोजिशन को अगर ये खुद साथ लेकर चलें तो फिर ये तासुर भी ख़त्म हो जाएगा कि ये ऑपोजिशन के खिलाफ कोई साजिशें कर रही है। फिलहाल ठीक है, साजिशों का तो पता नहीं, लेकिन उनको दीवार से लगाने की ज़रूर हरकत कर रहे हैं और एक वन पार्टी रूल चाहते हैं, ये लग रहा है। आपकी इस बात से इरशाद साहब को बहुत इख्तलाफ है, लेकिन वक्त नहीं है कि हम उनके पास जाएं। हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मजहर साहब 5 सेकंड रहने दे। जी जी फरमाइए फरमाइए। जी 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 कहिए। 5 सेकंड का सिर्फ ये है कि पीटीआई को क्या पता चलना है, नैब के कवानीन पुराने, इनके इन दोनों को मौका मिला नहीं बदले, चेयरमैन ये दोनों लाए, पीटीआई तो वैसे ही इनके दिए हुए तोहफों से भुगत रही। अगर नैब बुरा है तो आप भुगते, फिर सारे भुगते। ठीक, मजहर साहब नैब कवानीन में जो मसाइल हैं क्या उनकी समझ आ गई है? ये जो हालिया वाक़यात हैं इनके बाद पीटीआई की हुकूमत को और पीटीआई की तब्दीली हुकूमत, बहुत उम्मीदें हैं सबको, तो वो कोई नैब कवानीन में तब्दीली ला सकती है आपके ख्याल में अपने दौर में? और मैं हंसा था दीवार से लगाने पर। देखिए नैब के ऐप ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि अब जो नैब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे ऐप कहने लगे हैं। ये जो चीज़ें हैं अब अक्रॉस द बोर्ड कहने लगे हैं। अब ये सिर्फ यही नहीं है, और उसकी वजह यही है बुनियादी तौर पे कि आपकी इंक्वायरी प्री मेच्योर ही आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर या तो रेफरेंस की सतह पे जाके आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब उनका एक्विटल होता है, या जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के रिमार्क्स हमने देखे हैं नैब के हवाले से, तो ये शर्मिंदगी का बायस है। नैब वैसे एक बड़ा इदारा है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी अब इदारा बन गया है, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ते रहे, यानी इस लेवल तक आ गए कि वज़ीर आज़म भी उस पर रिएक्ट करें, चीफ मिनिस्टर केपी भी रिएक्ट करें, ये अलग बात है कि उन्हें यही बात उनको पहले भी बताई जा रही थी जब बहुत से प्रोफेसर्स को उठा के ले जाया जाता था कि भाई पहले तहकीकात तो कर लो, एविडेंसेस तो कलेक्ट कर लो, नाकाबिले जो तरदीद शवाहिद तो जमा कर लो, उसके बाद किसी को उठाओ। लेकिन जब भी चाहे वो बेल की सूरत में रिहाई हो या अदरवाइज, यही सामने आती है चीज़ कि नैब की प्रोसिक्यूशन में बड़ी शदीद खराबी है, और इसीलिए नैब को ऐप समझा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक स्ट्रॉन्ग जो है एंटी ग्राफ्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर चाहिए। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एहसन इकबाल साहब दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद तो बन ही नहीं पाया, तो उसे सबोटाज करने की क्या बात है। ऑपोजिशन के तो अपने मसले मसाइल इतने हैं कि ना ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के लिए कमेटी बनी थी, आज तक उसका एक इजलास नहीं हुआ, वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नहीं बन सका। आज तक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात नहीं हो सकी, मौलाना फजलुर रहमान भी पीछे हट गए। तो अपोजिशन के तो अपने इतने मसाइल हैं, तो नैब किस स्टेज पे कौन सी तहरीक शुरू होने वाली है कि नैब शहबाज शरीफ को उठा के वो दबाव डालेगी, या कोई भी ताकत दबाव डालेगी? वो उस पे आप एक ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक, उतना वजन है इसमें, कोई दम है। बेनजीर, ठीक, बेनजीर समद साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का तो कोई इत्तेहाद हो ही नहीं सका, इकट्ठ हो ही नहीं सका, अभी तक इकट्ठे ही नहीं बैठे, तो ये साजिश वाली बात ठीक है फिर एहसन इकबाल साहब की? अब से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि जब शहबाज शरीफ है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि किस बेसिस पे उनको बेल मिली है, तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी जो अदालत में थे और जिन्होंने मुझे बताया कि नैब का, अब इससे पता चलता है कि नैब के जो केस है वो कितना मजबूत या कमज़ोर है, कि अदालत ने उनसे पूछा कि रमज़ान शुगर मिल का जो केस है
उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो उसके बोर्ड पे ही नहीं है, उसके शेयर होल्डर ही नहीं है, तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जो बोर्ड पे बाकी लोग हैं उनके खिलाफ आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि ये जो ब्रिज है जिसके बारे में तहकीकात हो रही है, ये ब्रिज जो था इसका बजट पंजाब असेंबली ने अप्रूव किया था, तो जो बाकी लोग थे जिन्होंने मंजूरी दी थी इसकी, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर जो आशियाना का केस था उस पर तो कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया था, जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो इसी तरह से पता चल जाता है कि नैब का केस जो है अगर ये हाई कोर्ट में गया, अभी तो खैर बेनज़ीर बहुत से तजियाकार इसको वक्ती रिलीफ करार दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब के लिए, आप बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि ये केस अब तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा ना, क्योंकि आशियाना वाला तो रेफरेंस फाइल हो गया और अब इंडाइटमेंट भी होने वाली है, तो उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा। उनके पास 30 दिन होते हैं, फिर वो फैसला देंगे, जो भी वो फैसला देंगे हमें जस्टिस तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, ना शहबाज शरीफ के लिए ना अलीम खान के लिए, क्योंकि नैब एक ऐसा अदारा ही नहीं है कि वो किसी को भी इंसाफ दे सके। तो ये अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलेगा। लेकिन और दूसरी तरफ जहाँ पे दूसरी अपोजिशन जमातों की बात है, जरदारी साहब के खिलाफ अभी FIA के में भी केस चल रहा है और तहकीकात, और एक नैब अलग से तहकीकात करी, बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ एक पिटिशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि दो अलग अलग ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नैब को इजाज़त दी हुई है तहकीकात करने की, तो उनके ऊपर तो जहाँ तक आपका सवाल है प्रेशर तो अभी रहेगा, शहबाज शरीफ पे भी रहेगा, नवाज शरीफ का भी केस अभी जो है वो बेल की पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जरदारी पे भी रहेगी। और मेरे ख्याल से PTI चाहे जितना भी रियलाइज कर दे, उनको एक चीज़ ये मिल गई है सियासत करने के लिए और वो उस पर करेंगे जितनी देर वो कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब का बयान दुरुस्त है? मुझे लगता है कि नहीं, उनका इतना कोई दुरुस्त नहीं है, उनका दुरुस्त नहीं है, ठीक है, नहीं का ऑप्शन आप ले रही हैं। एहसन इकबाल साहब के बयान के ऊपर आप ये कह रही हैं, लेकिन नैब के ऊपर जिस तरीके से हमारे तमाम तजियाकारों ने नैब कवानीन के ऊपर सवालात ज़रूर, अब अगर वज़ीर आज़म साहब को भी अंदाज़ा हो गया है तो देखना होगा कि क्या PTI की हुकूमत में नैब कवानीन में कोई तब्दीली आती है या नहीं। एक और अहम मामला है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि जल्द ऐसा कानून लाएंगे कि झूठे गवाह की सारी गवाही मुस्तरद कर दी जाएगी और वो सारी जिंदगी दोबारा गवाही नहीं दे सकेगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि दुनिया भर में किसी गवाह की गवाही का कुछ हिस्सा झूठ साबित हो जाए तो सारी गवाही मुस्तरद कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक झूठे गवाह की गवाही सारी जिंदगी तस्लीम नहीं की जाती, लेकिन यहाँ 40 साल से अदालतों ने इस मामले पर रियायत दे रखी है। इस मामले पर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे और सवाल आपके लिए इस तरह से है, सरकार झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, क्या फैसले से झूठी गवाहियों की तादाद में कमी आएगी, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, कैसा इकदाम है आपके ख्याल में ये? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ही ऐसा इक़दाम है। और देखिए, चूँकि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन, उसकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, विटनेसेस मिलते नहीं हैं, तो स्टेट विटनेसेस बनाए जाते हैं। और जब आप स्टेट विटनेसेस बनाएंगे तो यही चीज़ें होती हैं जो हमने देखा है अभी। इससे पहले जो एक मुकदमा था जिसमें एक लड़के को 10 साल बाद गलत शनाख्ती परेड की बुनियाद पर सज़ा हो गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का वो दिया, तो एक तरफ तो वो रिहा हो गया, दूसरी तरफ जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार किया गया था, तो मकतूल के वालिद ने यह सवाल किया कि जी ये तो बताएं कि मेरे बेटे का कातिल किधर है, और मैं 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूं लेकिन मेरे बेटे का कातिल नहीं मिला, तो मैं अपने बेटे के कातिल के लिए कहाँ जाऊं? तो फिर ये कहा गया कि पुलिस की तरफ जाएं। अब पुलिस से ही ये चीज़ें सारी सामने आई हैं, तो वो पुलिस के पास जाके क्या करेगा? तो पुलिस ही विटनेसेस पेश करती है, और ये बिल्कुल ये डिस्करेज होगा अगर इस पे सख्ती से अगर अमल हो, वरना हमारे यहाँ विटनेस को प्रोटेक्शन बिल, ये सारी चीजें आई हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। तो दो चीजें तो होंगी, ठीक, कि अगर गवाह नहीं मिलेंगे और खासतौर पे दहशतगर्दी के वाकयात में अगर आपको गवाह नहीं मिलेंगे तो मुश्किलात तो पैदा होंगी, लेकिन उसूली तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि झूठी गवाही जो है वो नुकसान होती है, लोग सालों जेलों में पड़े रहते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ही ऐसा इक़दाम है ये। इरशाद साहब, इंप्लीमेंट हो सकेगी ये चीज?
मुझे पहले वो याद आ गया, वो न्याय साहब वाला कल वो जो मैंने कहा था, वो उस वक्त मैं मोदी को कह रहा था कि ये मुसलमानों का कातिल है, फलाना फलाना, तो न्याय साहब मुझसे लड़ रहे थे, तो जिसके जवाब में मेरे वो निकल गया कि मैंने कहा आप नवाज शरीफ के तर्जमान है या मोदी के। बहरहाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह खत्म हो गई बात, न्याय साहब ने माफ भी कर दिया। बिल्कुल कमी आएगी बिलाशुबा। एक ये लंबा सफ़र है इस मुआशरे में, जिस मुआशरे में अखलाकियात का कह तो जगह जगह झूठ बोले जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर लोअर जुडिशरी तो भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से। लिहाजा अगर जस्टिस खोसा साहब अपने टिन्योर में मजबूत बुनियाद रख देते हैं इसकी, और अदालती इस्लाहत को कोई एक दूसरा या तीसरा गेयर लगा देते हैं, और अगले आने वाले चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट्स इसको फॉलो अप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी इबादत होगी इस मुआशरे की, बहुत बड़ा काम होगा। सही। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू किया, इससे यकीनन कमी आएगी। हाँ का ऑप्शन महमल, कितना ज़रूरी था ये इकदाम उठाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अब सर इसमें मैं हाँ का ऑप्शन ही लूँगी। और जस्टिस खोसा साहब ने जिस चीज़ की बात की है वो एक लैटिन का फ्रेज़ है, वो लैटिन में तो नहीं लेकिन उसके अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन है कि फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। तो देखिए कुछ कमी तो आएगी इसके अंदर एज अ डिटरेंट, लेकिन असल मसला कुछ और है। बुनियादी मसला ये है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक प्री मॉडर्न सिस्टम है, वो टेस्टिमनी बेस्ड सिस्टम है, उसके अंदर फोरेंसिक कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो असल चीज़ ये है कि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, जो कि खाली एक गवाही की बुनियाद के ऊपर आप किसी को सजा ना दें, बल्कि एक्चुअली जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद कुछ किया जाए, तो तब जाकर ये चीज़ खत्म होगी। तो मेरे ख्याल में अमल दरामद कुछ जगहों तक होगी, लेकिन इट्स अ गुड, मतलब इंटेंशन बहुत अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक जो है मामलात हमारे यहाँ बेहतर नहीं होंगे। आज हम अपने कानून के जो एक्सपर्ट्स हैं रीमा उमर और बाबर साहब, उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं। अगर वो होते तो हमारी इस पे और भी ज़्यादा बेहतरीन रहनुमाई कर सकते। बेनज़ीर, हमारा जो मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आपके ख्याल में उसमें अमल दरामद हो सकता है इसके ऊपर? नहीं, एक तो अफसर जो ये केस है इसमें अभी फैसले से तो झूठी गवाहियों में कमी नहीं आएगी, बल्कि ये तो जस्टिस खोसा ने भी कहा है कि एक कानून बनना चाहिए, एक सख्त कानून बनना चाहिए, जिसकी वजह से ये इस तरह की जो फॉल्स टेस्टिमनीज होती हैं ये इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में 5 साल की सज़ा होती है, लंदन में ब्रिटेन में 7 साल की सज़ा हो सकती है आपको अगर आप झूठी गवाही दें। तो सिर्फ फैसले से तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अब जब कानून बनेगा, जो पार्लियामेंट बनाएगी, तो फिर उससे उसकी बुनियाद पे होगी। लेकिन हमारे पास कोई खास प्रेसिडेंट नहीं है। अब जैसे देखिए अभी आसिया बीबी का जो इतना बड़ा केस था, उसमें क्या कहा था चीफ जस्टिस ने, जस्टिस खोसा ने कहा था कि उसमें कुछ 4 लोग थे जिन्होंने झूठी गवाही दी, जिसमें 3 औरतें थीं और जो एक आदमी थे वो मौलवी साहब थे। लेकिन उनके खिलाफ फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने पिटिशन की, वो आज़ाद हैं, वो घूम रहे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको जेल भेजा गया, ना कुछ। तो इस तरह का कोई प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो फिर ही आगे जाके ये डिटर होगा। तो नई का ऑप्शन आप ले रही है न्याय साहब? नहीं, वो हाँ जी ऑप्शन मुख्तसर जैसे मैं एक नहीं सॉरी वो तो आपका है। नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये कहूँगी कि देखिए अब सर टॉर्चर जब करते हैं ना जेल के अंदर पुलिस वाले, तो वो भी कई दफ़ा होता है कि वो गलत एविडेंस होता है, यानी कि लोग उस वक्त टॉर्चर के दौरान मान जाते हैं कि हाँ हमने ये किया, लेकिन असल में बाद में पता चलता है उन्होंने नहीं किया। तो ये भी मेरे ख्याल में एक चीज़ इसके ऊपर भी कानून साजी करनी चाहिए कि ऐसे ना हो। सही, ऐसे ना हो। न्याय साहब, जिस केस का हवाला दे रही थी बेनज़ीर अभी, उसमें आसिफ खोसा साहब के वाज़े रिमार्क्स थे। अब जी मां साहब, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, देखिए इसलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि पुलिस खुद ऐसे विटनेसेस पैदा करती है, बनाती है, लेके आती है, उनके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऐसे विटनेसेस। इसीलिए जब उनके खिलाफ ये इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर वो उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि मैंने खुद वो विटनेस पेश किया होता है। नहीं, लेकिन आसिया बीबी का जो केस है उसमें तो कोई दबाव नहीं था ना। वो जो विटनेसेस थे उन्होंने खुद ही झूठी गवाही दी थी, उनको तो कोई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया या उन पर कोई दबाव नहीं डाला। नहीं, मैं आसिया बीबी का केस तो मुख्तलिफ है। हाँ, तो वो भी एक अलग एक चीज़ है जिस पे काम होना तो चाहिए। वो ठीक है। न्याय साहब, जिस केस की अब बात हो रही है उसमें आसिफ खोसा साहब का एक वाज़े मौक़िफ़ था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और ये बात कर रहे हैं, इस पे आपके ख्याल में कोई खातिर खा हो सकेगा इम्प्लीमेंटेशन इसकी? ये खोसा साहब जो है उन्होंने जो रिप्लेस किया है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को किया है। और साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस बनने से चंद दिन पहले, अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, तो उनका रिजॉल्व ये था कि 184(3) के बारे में उनके कोई जज्बात बहुत ही मुआंदाना थे और उन्होंने ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कहा था
कि मैं जो है जुडिशल एक्टिविज्म जो है उसको डिस्करेज करूँगा। उनका सारा टेन्योर बिल्कुल उनके जो रिजॉल्व है उसके बरक्स चला। ये खुशाइंद बात थी कि खोसा साहब ने भी आते ही अपना रिजॉल्व बताया और उन्होंने यही कहा कि मैं झूठी गवाहियाँ और जो मुकदमों का एक अम्बो है मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। तो उस वक्त तो खैर साकिब निसार साहब तो पहले छपकते ही उन्होंने उलट शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है कि खोसा साहब जो है उन्होंने जो बात कही उसके मुताबिक अब उनको वो जो उनकी परफॉर्मेंस है एक नहीं तसलसल से वो उसी डायरेक्शन में ना किसी में चल रहे हैं। साहिवाल का केस हुआ, कोई हुआ, लोग समझते शायद कोई ये काले उन्होंने नहीं लिया। अब एक चीज़ सर जेहन में रखें, बात करें कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और कानूनी शहादत है, खोसा साहब इसी का हिस्सा रहे हैं, पूरी जिंदगी वकालत करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कत्ल का फर्ज का केस है, आप अंदाजा लगाएं कि कोई गवाही आएगा ही नहीं। गवाह जब आपको हमेशा झूठा रखना पड़ता है और ये बात वकील को भी पता है, जजेस को पता है, क्योंकि जो गवाह दूसरा आता है वैसे ही वो भी कत्ल की दुश्मनी में उतना ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बड़ा फिर को ये वकील उसको झूठ की तैयारी कराते हैं। हर सिविल केस में हर गवाह झूठ है, हर गवाह झूठ है, फॉर द गुड रीजन और फॉर द रॉन्ग रीजन। इसमें ये ना देखेंगे केस आपका सही होता है, उनका ख्याल होता है कि गवाह हमने वीक रख लिया, तो इसलिए वो वकील उसको झूठे गवाह की तैयारी कराता है। और ये सिस्टम में क्या लागू हो सकता है नहीं हो सकता, इसी पर आप बात करें। जारी है। नहीं का ऑप्शन लिया न्याय साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, आपसे माजरत के साथ 2 नहीं और 3 हाँ के ऑप्शंस आए। आप सबका प्रोग्राम में शुक्रिया, इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।